नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। बंगाल की बात सबसे पहले करेंगे क्योंकि बंगाल में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से घमासान छिड़ गया है। दरअसल अमित शाह बंगाल में है और ममता पर निशाना साध रहे हैं। ममता भी पीछे हटने वाली नहीं है। शाह के आरोपों का वो बराबर जवाब दे रही हैं। चुनाव के बाद बीएसएफ तैनाती को लेकर ममता और केंद्र की तनातनी वैसे भी जारी थी। अब शाह की बंगाल में मौजूदगी से ये लड़ाई और भड़कती हुई दिखाई दे रही है। पहली वजह आपको दिखा देते हैं। आज एक सरकारी कार्यक्रम में शाह और राज्यपाल शामिल होंगे, लेकिन ममता बनर्जी को न्योता नहीं दिया गया है। यह कार्यक्रम विक्टोरिया मेमोरियल में होने वाला है। सीए पर संग्राम छिड़ गया है क्योंकि हर हाल में लागू होगा, यह कहा अमित शाह ने। वही ममता बनर्जी कह रही है कि संसद में क्यों नहीं पेश करते हैं ये बिल, क्यों नहीं बिल वहां पर लाया जाता है। इसके अलावा आपको दिखा दें कि कैसे अब बंगाल में घुसपैठ नहीं होने देंगे, ये कहा है अमित शाह ने। लेकिन ममता बनर्जी ने इसका जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि आग से आप ना खिले। विकास के मुद्दे को लेकर अमित शाह ने कहा कि बंगाल को कंगाल बना दिया। यूपी एमपी देखे शाह, ये ममता बनर्जी ने जवाब दिया है जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो बंगाल में ममता को चुनावी जीत तो मिल गई, लेकिन सियासी घमासान अब भी थमा नहीं है। बीजेपी ने फिर ममता से लोहा लेना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने ऐलान किया कि सीए लागू होकर रहेगा। आज भारत सरकार में कार्यक्रम में ममता की अनदेखी पर भी सियासत होनी तय है। सीए का जिन एक बार फिर निकल आया। ममता दीदी चाहे जो कहे, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीए लागू होकर रहेगा। बस कोरोना की लहर थमने का इंतजार है। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर बंगाल में है। हार के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह बंगाल आए तो उनके वही तेवर थे। निशाने पर ममता दीदी थी। तृणमूल कांग्रेस सीए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता ने भी शाह पर वार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने सवाल किया, अगर मोदी सरकार सीए लागू ही करना चाहती है तो इसको संसद में पेश क्यों नहीं किया जाता। ममता ने ये भी कहा कि ये बांटने की सियासत है। देखिए, दिस इज देयर टाइम, दे हैव नॉट अमेंडेड डिफिनिंग ऑफ सिन, दैट इज लैप्स, द बिल इज आल्सो लैप्स। व्हाई दे आर नॉट ब्रिंगिंग दिस बिल टू दिस पार्लियामेंट, एंड व्हाई दे आर आस्किंग मी, दे शुड हैव आस्क्ड देयर मिनिस्टर हु आर रेजिंग दिस care issue every day. It is their internal matter. They are imposing it to other political parties. It is not that you are playing the ball. It cannot play. You cannot play one-sided. It is both-sided. ममता और बीजेपी की सियासी अदावत अभी जारी है। अमित शाह आज भी बंगाल में है। दुर्गा पूजा को वैश्विक धरोहर का दर्जा मिलने पर विक्टोरिया मेमोरियल में होने वाले संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में ममता को न्योता नहीं दिया गया है, जबकि कार्यक्रम में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बुलाया गया है, जिनका ममता से 36 का आंकड़ा है। ममता की इस अनदेखी पर भी आरोप प्रत्यारोप होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कल ममता बनर्जी ने अपने तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार के कामकाज गिनाने के अलावा उन्होंने केंद्र सरकार और अमित शाह पर आरोपों की बौछार कर दी। उनको पार्टी को बोलिए, उनको पार्टी हर रोज झगड़ा करते हैं और क्या बोलते हैं उनका अंदाजा है। तो तृणमूल कांग्रेस को बारे में उनको सोचने का जरूरत नहीं है। उनको दिल्ली देखना चाहिए, ही इज अ होम मिनिस्टर। उनको उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ है और उनको देखना चाहिए। जहांगीरपुर में क्या हुआ है उनको देखना चाहिए। बंगाल उनको पास नहीं है, इसीलिए बंगाल का बारे में इतना गंदा बात करने का कोई शोभा नहीं देता। बीजेपी का काम यही है और सीपीएम का भी टीम है। सीपीएम बीजेपी का लिंक मैन है। इसका काम है टुकड़ा कर दो और दिल भी टुकड़ा करने के लिए तैयार है। वो तो जैसे डिवोर्स करने के लिए जैसे
हस्बैंड वाइफ डिवोर्स करने जाता है, कभी कभी जरूरत होता है, हम इसको कंडेम नहीं करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन वो तो हिंदू के साथ मुस्लिम को डिवोर्स करने चाहता है, बंगाली का साथ बंगाली को डिवोर्स करने चाहता है, अलीपुरद्वार का राजवंशी का साथ बांग्ला को डिवोर्स करने चाहता है, हिंदी भाषी का साथ हिंदी भाषी को डिवोर्स करने चाहता है। अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है, लेकिन इस बार यह विवाद अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी है। WHO का यह दावा है कि भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई और असल आंकड़ा सरकारी आंकड़े से 9 गुना ज्यादा है। भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से नकार दिया, लेकिन विपक्ष WHO के सहारे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जो आरोप अभी तक विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं, उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे बड़े संगठन ने अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों की शक्ल में पेश कर दिया है। मामला देश में हुई कोरोना से मौत का है। दूसरी लहर के हाहाकार के दौरान देश भर में कई शहरों से शमशान घाट में सामूहिक अंतिम संस्कार की कई तस्वीरें और खबरें आई थी। तब विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए थे कि सरकार मौत के असल आंकड़े छिपा रही है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से अभी तक करीब 5,24,000 मौत हुई है, लेकिन WHO की ताजा रिपोर्ट कह रही है कि मौत का आंकड़ा करीब 47 लाख यानी सरकारी आंकड़ों से 9 गुना ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1.5 करोड़ लोग जान गंवा चुके हैं। WHO की माने तो इसमें सबसे ज्यादा करीब 1/3 मौत सिर्फ भारत में हुई है। जाहिर है WHO का ये दावा भारत सरकार को बेहद चुभने वाला है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने बहुत टाइम से बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि मॉडलिंग के बेस के ऊपर, अजम्पशंस के बेस के ऊपर भारत की मोर्टेलिटी को काउंट करना और एक्सेसिव मोर्टेलिटी का जो रूप दिखाया जा रहा है वो गलत है। हम डिसअपॉइंट हुए हैं WHO के स्टैंड से। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अगर हम 2020 का डेटा देखते हैं, हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होती हैं। तो हमें जो डेथ का टोटल एनवेलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए, जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना ये ठीक बात नहीं है। हालांकि देश में कई संगठन और विपक्षी पार्टियां कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाती रही है, लेकिन आंकड़ों में जमीन आसमान का ये अंतर मानने के लिए सरकार रत्ती भर भी तैयार नहीं है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया 3 वजह बता रहे हैं जिसके चलते WHO के आंकड़े भरोसे के लायक नहीं है। पहली वजह, भारत में जन्म मृत्यु के आंकड़े दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है। दूसरी वजह, WHO के आंकड़े अपुष्ट स्रोतों से और सोशल मीडिया से लिए गए। तीसरी वजह, कोरोना से मौत के मामले में भारत सरकार मुआवजा देती है। इतने लोगों ने मुआवजे का दावा नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ रजिस्ट्रेशन का, RGI का, वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। और जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम ये है तो WHO को इस डेटा की तरफ नज़र रख के इससे कैलकुलेट करना चाहिए था। दूसरा कारण ये है कि जिस बेसिस पे WHO ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा कारण ये है कि इंडिया हैज़ अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है। इसलिए अगर किसी की भी कोविड के कारण डेथ हुई होती तो वो ज़रूर आगे आके कॉम्पनसेशन लेते, उनके फैमिली मेम्बर्स आते। अगर उस नंबर को भी हम देखें तो भी वो जो नंबर WHO दिखा रहा है उससे कई गुना कम है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखें तो WHO का जो डेटा वो प्रोजेक्शन है उसमें कोई सच नहीं है।
हालांकि ये भी सच है कि कोरोना से मौत पर मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को फटकार मिल चुकी है। कोर्ट ने भी कहा था कि मौत के सरकारी आंकड़े 100% सही नहीं है, इसलिए मुआवजे की अर्जी खारिज करने से पहले सरकारें अच्छे से सोच विचार कर लें। पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अब WHO की रिपोर्ट, विपक्षी पार्टियों को सरकार पर वार के 2-2 हथियार मिल गए। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर मौत के आंकड़ों को छुपाने का कुत्सित काम क्यों किया? ये एक डिजास्टर था और ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और 4 लाख कॉम्पेंसेशन हर विक्टिम को सरकार को देना था, जो अभी तक नहीं दिया गया है, बेहयाई से नहीं दिया गया है। तो एक ही सवाल है, क्या मोदी जी अभी भी कोविड मैनेजमेंट का श्रेय लेते रहेंगे, झुठलाते रहेंगे और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पे अपनी फोटो चिपकाते रहेंगे? WHO की इन नंबर्स के बाद 47 लाख मौतें, जो आधिकारिक आंकड़े का 10 गुना है। ये कोई और सरकार नहीं है, ये WHO है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए साथ भारत हमेशा काम करता रहा है। उसने कहा कि जो आंकड़े आपने दिए हैं वो सही आंकड़ों से बहुत अलग है और सही आंकड़ों के हिसाब से जितनी मृत्यु आपने बताया था कोविड में हुई है उससे लगभग 9-10 टाइम्स ज्यादा हुई। कोरोना को लेकर बीते 2 साल में WHO की भूमिका कई बार सवालों के घेरे में आई है। चीन, जहां से वायरस पूरी दुनिया में फैला, उस पर WHO की खास कृपा दिखती है। इसी के चलते वो कई बार अमेरिका के भी निशाने पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। आज देश के ऐतिहासिक विवाद में बड़ा दिन है। दरअसल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज कुछ ऐसा एक्शन होगा जिससे ये विवाद सुलझने की तरफ बड़ा कदम बढ़ा सकता है। आज कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होना है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है उसके अंदर ही श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह मौजूद है। अब से कुछ घंटे बाद पहली बार वाराणसी में श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रहों का सर्वे बाबा विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में होने जा रहा है। इसके लिए दोपहर 3 बजे से सूर्यास्त तक का वक्त तय किया गया है, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रहों की स्थिति क्या है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रृंगार गौरी का विवाद क्या अयोध्या के बाद एक और विवाद के जन्म की शुरुआत है? हम इस वक्त उसी परिसर के बाहर हैं। शुक्रवार को यहाँ पर वकील कमिश्नर आएंगे और अंदर इस बात का सर्वे करेंगे कि कहाँ पर है माता श्रृंगार गौरी का वो चबूतरा, वो मंदिर। लेकिन ये सर्वे इतना आसान नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के इंतजाम का जिम्मा जिस संस्था के पास है, उसका कहना है कि अदालत ने मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश नहीं दिया है, क्योंकि जिस जगह का दावा किया जा रहा है उसका कोई नक्शा है ही नहीं, इसलिए वो मस्जिद में सर्वे की इजाजत नहीं देंगे। कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर ये नहीं किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में घुस करके कोई चीज आप वीडियोग्राफी करावें, क्योंकि खुद उनके मुताबिक अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो माँ श्रृंगार गौरी का जो मूर्ति है वहाँ पर, वह मस्जिद के वेस्टर्न दीवार के बाहर है। तो अगर बाहर है तो मंदिर में घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मंदिर में मस्जिद में घुसने के लिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया ही नहीं है। इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब 18 अगस्त 2021 को एक नया पक्ष स्थानीय अदालत में गया और उसने गौरी, गणेश सहित दूसरे देवी देवताओं की पूजा का अधिकार मांगा। अभी साल में एक बार ही गौरी गणेश की पूजा की इजाजत है। अब पूजा तो हम लोग संभव हो सका है प्रतिदिन करने का, लेकिन अभी जो हम लोग की काफी मूर्तियां हैं, माँ श्रृंगार गौरी हैं और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो वो अंदर है, कॉरिडोर के अंदर है, उसके जो बैरिकेटर बना हुआ है उसके अंदर है। अदालत ने विवाद को सुलझाने के लिए पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश क्यों दिया, इसे भी समझिए। तो ऐसा कोर्ट का आदेश है और उत्तर प्रदेश सरकार उस आदेश का पालन कराएगी। या मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश को पालन कराने में सक्षम है, करा देगी। क्या ये जो मस्जिद परिसर है ज्ञानवापी उसके भीतर है?
मस्जिद में नहीं है, ब्रैकेटिंग के अंदर कर दिया गया है। मंदिर को घेर करके ब्रैकेटिंग के अंदर कर दिया गया है, उसके अंदर है। माना जा रहा है कि इस वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद अगर कोर्ट गौरी गणेश और दूसरे विग्रह सहित तहखाने पर कोई राय बनाता है तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक विवाद किसी निर्णायक स्थिति की ओर मुड़ जाएगा। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। तो क्या माना जाए कि राम मंदिर की तरह काशी में भी समाधान का रास्ता निकलने वाला है? आइए जानते और समझते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद क्या है असल में। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को समझने के लिए पहले पूरे परिसर को एक बार गौर से देखिए। बाबा विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद एक ही परिसर में मौजूद है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित है। काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था। फिर इसके अवशेषों से मस्जिद बनवाई, जिसे मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में माना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मस्जिद कमेटी ने पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया। हालांकि स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले के बाद 2019 में वाराणसी की कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र में दावा किया गया कि यहाँ विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं और बादशाह औरंगजेब ने कभी मंदिर को तोड़ा ही नहीं, जबकि मस्जिद अनंत काल से कायम है। अभी मुस्लिम समुदाय मस्जिद में रोजाना 5 वक्त सामूहिक तौर पर नमाज अदा करता है। मस्जिद का संचालन अंजुमन इंतजामिया कमेटी करती है। हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली कराकर इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और उन्हें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत भी दी जानी चाहिए। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से ही जुड़ गए। कुमार, हमने रिपोर्ट के जरिए ये तो समझ लिया कि दरअसल विवाद क्या है और कैसे इस विवाद से अभी तक बचा गया है, वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आज की ताजा स्थिति अगर आपके नजरिए से हम समझना चाहें, क्योंकि आपने दोनों पक्षों से बातचीत की, वो क्या कहते हैं? बिल्कुल नेहा, हम उस बात को बताएं उसके पहले आपको मैं पहले जरा दृश्य दिखा देता हूं जहां मैं खड़ा हूं। ये 4 नंबर गेट है, मुख्य दरवाजा है इस काशी विश्वनाथ धाम का, और इसके ठीक भीतर जो वो जगह है, जो परिसर है जहां पर कहा जा रहा है कि यहीं पर माता श्रृंगार गौरी का चबूतरा है और दूसरे विग्रह हैं, वहां पहुंचेंगे। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं, अपनी बाईं तरफ, तो वो ज्ञानवापी परिसर है जिसके बारे में ये बताया गया है कि इसके भीतर कई विग्रह हैं और इसी को लेकर के जो ज्ञानवापी के से सटा हुआ एक चबूतरा है जिसे कहा जाता है कि वो माता श्रृंगार गौरी का चबूतरा और मंदिर है और विग्रह उसके आसपास हैं, उसी का सर्वे होगा। लेकिन आज जो सर्वे होना है, दरअसल 3 बजे से लेकर सूर्यास्त के वक्त के बीच में ये सर्वे होगा और जो दोनों पक्ष हैं, हिंदू पक्ष है, उसका मानना है कि जितनी बातें उन्होंने कही हैं, यानी कि जो वादी महिलाएं हैं उन्होंने जो कहा है कि उनके हिंदू देवी देवता अंदर मौजूद हैं, उनके तहखाने हैं, नंदी जी हैं और श्रृंगार गौरी का जो चबूतरा है, वो चीजें वो उन चीजों का आज सर्वे होगा और इस सर्वे में कहीं ना कहीं ये चीजें कोर्ट के सामने दिखाई जाएंगी कि इसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है नेहा कि चूंकि कोर्ट के आदेश में कहीं भी
मस्जिद परिसर का जिक्र नहीं है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकते। और अगर कोई अंदर जाएगा तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि जब सर्वे के लिए आते हैं तब की क्या स्थिति बनती है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। आपका अगली खबर का रुख करेंगे जो कि हैदराबाद से आ रही है, जहां पर बुधवार रात एक युवक का सरेआम कत्ल कर दिया गया। नागराजू नाम के शख्स ने दूसरे धर्म की युवती से प्रेम विवाह किया था। हत्या के वक्त उसकी पत्नी सुल्ताना भी साथ थी। सुल्ताना के भाई समेत 2 लोगों पर हत्या के आरोप में वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इस मामले को लेकर काफी हंगामा भी बरपा। पहली बार हत्या की चश्मदीद सुल्ताना ने कैमरे के सामने अपनी आप बीती बयां की है। सर कोई भी हेल्प के लिए नहीं है सर, ये तो मतलब कुछ जंगल में वैसा भी नहीं, ये तो मतलब पूरा ट्रैफिक था सर, बहुत लोग थे कि पूरा फुल ट्रैफिक था, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि मेरे रात की जान नहीं बचा सकते बोले, जैसा कुछ भी नहीं था सर। अगर ये समाज अच्छा रहा तो मतलब एक इंसान की जान जा रही बोले तो वो लोग को तकलीफ क्या है मालूम बोले तो वो हेल्प करे, तो आज राज बोल के नहीं किसी को भी ऐसा जान नहीं जाती सर। मेरा राज आज जिंदा रहते थे, लेकिन मैं सबको मतलब बाइक्स पे जो जाते ना, हेलो नाश्ता कर बाइक्स पे जो जाते ना उन सबको हेल्प पूछी सर, मतलब सबको बचाने के लिए बोली, लेकिन कोई भी नहीं बचाए। और मेरे भाई राड लेके पूरा सर फोड़ दिए सर, मतलब जो भेजा हुए रहता ना सब पूरा बाहर आ गया मेरे हस्बैंड का। और मैं बचाने के लिए हेल्प कर रही सर, लेकिन वो लोग मतलब एक मेरे भाई को बाजू में हटाए तो और एक जने आके मारते गए सर उनको। एक 15 या 20 मिनट्स तो भी मारे, लेकिन उतनी देर भी कोई भी नहीं है। जब उनका इंतकाल मतलब उनको सांस चले गई ना, जब 100 मेंबर्स या वैसा सब आके जमा हो गए। अगली खबर का रुख करेंगे। 2 साल बाद भक्तों को आज फिर से बाबा केदार के दर्शन मिल रहे हैं। सुबह शुभ मुहूर्त में रीति रिवाज के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करीब 10,000 श्रद्धालुओं के साथ वहां पर मौजूद रहे। ओम नमः शिवाय। 2 साल बाद खुल गए कपाट, पूरा हुआ इंतजार। जय बाबा केदार। घड़ी जैसे ही सुबह 6:25 पर पहुंची, बाबा केदार के भक्तों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। 2 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ और श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन हुए। 2 साल से केदारनाथ यात्रा कोरोना के साए में रही। बाबा के कपाट तो अपने तय वक्त पर खुलते और बंद होते रहे, लेकिन कोरोना पाबंदियों के चलते भक्तों को बाबा के दर्शन 2 साल से नहीं हुए थे। आखिरकार दुश्वारियों का वक्त बीता और बाबा ने भक्तों को दर्शन भी दिए और आशीर्वाद भी दिया। कपाट खोलने की रस्म परंपरा और रीति रिवाजों के साथ पूरी की गई। शुभ मुहूर्त पर केदारनाथ के प्रधान पुजारी के आवाज से आर्मी बैंड के साथ बाबा केदार की डोली को मंदिर परिसर की ओर लाया गया और जय बाबा केदार के उद्घोष के बीच कपाट खोल दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। केदारनाथ मंदिर को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। आज कपाट खुलने के मौके पर दर्शनों के लिए 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। 31 मई तक केदारनाथ यात्रा के लिए 1,90,000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा के लिए 5 जून तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के 21 किलोमीटर के पैदल रास्ते पर भी भारी तादाद में श्रद्धालु हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम के बाद अब 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ 4 धाम यात्रा 2 साल बाद पूरी तरह से संचालित हो जाएगी।
कोरोना काल में आर्थिक नुकसान झेल चुके व्यापारी चारधाम यात्रा शुरू होने से बेहद उत्साहित हैं। बहुत अच्छा लगा देखने में। पीछे शंकराचार्य की नई मूर्ति भी लगी है, नया चीज है, नया कुछ किया मोदी जी ने, वो भी अच्छा लगा देखने में। और डोली अभी अभी आई है, डोली के साथ सभी हम लोगों ने बम बम बोले के नारे लगाए हैं, वीडियोग्राफी की है, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने यात्रा फिर से शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना नियमों और प्रोटोकॉल को लेकर श्रद्धालुओं को बार बार जागरूक किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जो भक्त उत्सुक थे, अब उनके लिए कपाट खोल दिए गए हैं। 2 साल बाद ये मौका आया है जब भक्त अब बाबा के दर्शन कर सकेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम आज इस मौके पर मौजूद थे जब कपाट खोले गए। उनके साथ 10,000 भक्तों का जत्था भी मौजूद था और बाबा के दर्शन के लिए वहां पर मंदिर में खास तैयारियां की गई थी। मंदिर को सजाया गया है, कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है और बाबा के पुजारी किस तरीके से खास होते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 326 रावल यहां पर रह चुके हैं। रावल का दर्जा गुरु का होता है और ऐसे में पौराणिक काल में असुरों से परेशान देवता थे। किस तरीके से केदारनाथ धाम की महिमा रही है ये भी जान लीजिए, क्योंकि देवताओं ने भगवान शिव की मदद मांगी थी। उसके बाद ये पौराणिक कथा कि शिव बैल के रूप में यहां प्रकट हुए थे। तभी से बाबा केदारनाथ देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। शिव के बैल का रूप का नाम कोडारम था। कोडारम से ही नाम केदारनाथ धाम पड़ा। मान्यता यह है कि पांडवों ने यह मंदिर अपने काल में बनवाया था। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, आज क्या कार्यक्रम रहा, किस तरीके की तस्वीरें केदारनाथ धाम से आई, क्योंकि 2 साल बाद अब कपाट खुले हैं? कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब पूरी तरह से चारधाम यात्रा को शुरू किया गया और आज बड़ी संख्या में इस वक्त केदारनाथ धाम में सुबह कपाट खुलने के बाद यात्री मौजूद हैं। गौरीकुंड से लेकर पूरा जो आस्था पथ है केदारनाथ मंदिर पहुंचने का पूरा भरा हुआ है। हालांकि काफी व्यवस्था भी यहाँ पर पहले दिन को देखने को मिल रही है। लोग शिकायतें कर रहे हैं कि सुबह 3 बजे से लाइनों में खड़े उनका नंबर नहीं आ रहा है, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोगों के का जो जोश है वो लगातार बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सुबह 3 बजे 4 बजे से लेकर लाइनों में खड़े हैं, दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं और शाम 5 बजे तक कपाट खुले होंगे, कब तक लोग लगातार दर्शन कर सकेंगे। और खास बात ये भी कि क्योंकि 2013 की आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण के काम हुए हैं केदारनाथ धाम का एक नया स्वरूप लोगों के सामने है। तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की भव्य समाधि का उद्घाटन किया गया था और पुनर्निर्माण के जो काम है आस्था पथ से लेकर मंदाकिनी सरस्वती नदी के किनारे घाट बनाने को लेकर तमाम जो काम है, लोगों को रहने के लिए शेल्टर, तीर्थ पुरोहितों के घर, तमाम चीजें अब लगभग ठीक है मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज कपाट खोल दिए गए हैं 2 साल बाद भक्तों के लिए ये अब अवसर है बाबा केदारनाथ के दर्शन का। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना मौत पर WHO के आंकड़े को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला हुआ है। दरअसल आंकड़े जो WHO की ओर से जारी किए गए उस पर अब विपक्ष लामबंद और हमलावर दिखाई दे रहा है, जिसमें अब राहुल गांधी ने कड़ा वार किया है। उन्होंने कहा है कि WHO के जो आंकड़े हैं उस पर सरकार ध्यान दे, क्योंकि ये सरकार की कोरोना काल में नाकामी को दर्शाता है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब से कुछ ही देर पहले ये गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं तेजिंदर बग्गा, जिनकी गिरफ्तारी हुई है पंजाब पुलिस द्वारा। दिल्ली आकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बग्गा के खिलाफ साइबर सेल ने मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा दिल्ली से गिरफ्तार हुए।